बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ। और पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरें हैं मेरे पास आज जिन पर मैं चाहूँगा कि तफसील से बात की जाए। तहरीक अदम एतमाद की जो हवा चली ये थम नहीं रही। अब ये आर्टिफिशियल पंखे हैं जो इस हवा को चला रहे हैं, वाकई हवा चल रही है या ये तूफान बन जाएगी। और जो स्टेक होल्डर्स हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन जमातें और ऑब्वियसली पाकिस्तान के ताकतवर हल्के इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और नंबर्स इस वक्त क्या हैं उसके ऊपर भी हम जो अपना तज्जिया है आज के इस प्रोग्राम में व्यूअर्स आपके सामने रखेंगे। और फिर जहांगीर तरीन ग्रुप की अहमियत, कुछ खबरें क्या वाकई लॉन्च करवाई जा रही हैं नून लीग के साथ मिलकर, या नून लीग की कहीं पर खुफिया तरीके से मुलाकातें हो रही हैं और कहीं पर अहदो पैमा किया गया है, इसकी कहानी क्या है, ये भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और फिर मरीम नवाज की एंट्री दोबारा हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपील के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू की गई और बहुत सारी बातें उन्होंने कही कि किसको किसकी इज्जत करनी चाहिए और फिर किसको बंद कमरे में किसको कमरे में बंद कर दिया जाए, ऐसी बातें कही गई। और फिर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी कहा गया। राजा साहब, तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर पिछले एक माह से ये बात हो रही है। पहले दबे अल्फाज में होती थी, फिर हुकूमत कहती थी कि ठीक है। आपको याद है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी एतमाद का वोट लिया और उसमें वो कामयाब भी हुए। मैं जब पाकिस्तान के दोनों ऐवानों में देखता हूँ, कोई बिल आता है वो पास हो जाता है, सेनेट के अंदर जहाँ पे हुकूमत की अक्सरियत नहीं है वहाँ पे भी पास हो जाता है। तो इसका फिर हम क्या मतलब लें कि नंबर्स पूरे हैं, बिल जब पास हो जाते हैं तो फिर किस बुनियाद के ऊपर ये सब कुछ कहा जाता है। आप जब तहरीक अदम एतमाद की बात करते हैं तो फिर इसमें कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिस पे मैं चाहूँगा कि आप रोशनी डालें। एक तो नंबर्स राय साहब अगर देखें 180 नंबर्स हैं गालबन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 155 है, एमक्यूएम इत्तेहादी 7, पीएमएलक्यू 5, बाप है, जीडीए, एएमएल जो अवामी मुस्लिम लीग है, इसके बाद जेडब्ल्यूपी 1 है, इंडिपेंडेंट 2 हैं। ऑपोजिशन के नंबर्स जो है राय साहब वो 84, नून लीग 56, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15, एमएमए और फिर इंडिपेंडेंट्स एएनपी और बीएनपी, उनके नंबर्स मिला के गालबन 162 के करीब इतने शायद नंबर हो जाते हैं। ये नंबर गेम है। जब कोई शख्स तहरीक अदम एतमाद कराए, सब ये सवालात भी आए, ये भी हमें समझाइएगा कि ये कैसे लाई जाती है। और नंबर्स जिसने जो लेकर आएगा उसने फिर शो करना होता है कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। तो फिर उन लोगों का क्या होगा अगर किसी पार्टी के नंबर्स को तोड़ लिया जाए, क्योंकि उन्होंने तो उस पार्टी की सीट पर टिकट पर इलेक्शन लड़ा है, तो वो कहां पे स्टैंड करते हैं। जी ऐसा देखिए हाशमी साहब, 342 का ऐवान है कौमी असम्बली, 172 का नंबर साबित करना है ऑपोजिशन ने यह साबित करना है कि 172 अरकान तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट दे रहे हैं और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट दे रहे हैं। और ये जो राय शुमारी होती है, ये राय शुमारी एक ओपन प्रोसेस के ज़रिए होती है, ये कुछ सीक्रेट बैलेट के ज़रिए नहीं होती। और हुकूमत के पास दो ऑप्शन हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये कहते हैं कि हम स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेके आएंगे, पहले मरहले में ये कहते हैं कि अच्छा हम स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद इसलिए लेकर आएँ कि उसमें एक सीक्रेट तरीके से वोटिंग होगी और उसमें चांस होगा कि अगर किसी ने अपना ज़मीर बेचा, किसी ने अपने वोट बेचे, बिल्कुल उसी तरह जैसे सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी हुकूमत की अददी अक्सरियत के बावजूद जीत गए थे और उन्होंने वोट खरीदे थे क्योंकि वो खुफिया बैलेट के ज़रिए वोट हुआ था। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इसी वजह से एक रेफरेंस लेके गए थे, सदारती रेफरेंस था, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के रिकमेंडेशन पे तैयार किया गया था कि ये जो खुफिया बैलेट होता है ये बड़ा ख़तरनाक है। इसके अंदर पाकिस्तान की तारीख रही है कि बड़ी बड़ी मंडियां लगती हैं, ख़रीदो फरोख्त होती है और सेनेट का टिकट तो 1.5-2 अरब रुपए में भी बिकता है। और हमें पता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने जिस तरह के वोट लिए, जिस तरीके से वोट लिए, वो सबको पता है। वरना
बाद में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब एतमाद का वोट लिया तो हुकूमत के नंबर पूरे हो गए थे, इत्तेहादी भी सारे मौजूद थे, हुकूमत के अपने भी सारे लोग मौजूद थे, लेकिन कोई ना कोई लोग तो ऐसे थे हुकूमत की सफ़ों में और तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों की सफ़ों में जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया, यानी अपना वोट बेचा। तो स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो उससे बचने के लिए हुकूमत के पास एक बड़ा आसान तरीका भी है। यानी अगर हुकूमत को ये खदशा है कि वो एक सीक्रेट बैलेट के ज़रिए खुफिया राय शुमारी होगी और हमारे कुछ अरकान, हो सकता है कि उनमें से कुछ ऐसे अरकान हों जो कि पैसों के एवज़ इस खुफिया बैलेट में वोट दे दें तहरीक अदम एतमाद के हक़ में, और ये मुमकिन है क्योंकि इससे पहले हुआ भी है, जो यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख का सेनेट में इंतखाबी मार्का हुआ था। तो उसमें इनके पास ऑप्शन ये है कि इनका कोई भी शख्स जो है, यानी कोई भी रुकन, वो कौमी असम्बली में जाए ही ना उस दिन। और हुकूमत इस हिकमत अमली पर गौर भी कर रही है कि अगर स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आती है और इन्होंने बैकग्राउंड में कोई खरीदो फरोख्त की हुई है तो उस दिन तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों का कोई भी मेंबर कौमी असम्बली में नहीं जाएगा। जब कौमी असम्बली में कोई मेंबर नहीं जाएगा तो इसका मतलब यह है कि कोई भी खुफिया तरीके से अपोजिशन के हक में वोट नहीं डाल सकेगा, नहीं डाल सकता, और नहीं डाल सकता, क्योंकि फिर आया हो जाएगा ना। अगर कोई जबरदस्ती जाएगा कौमी असम्बली के ऐवान में दाखिल होगा, पूछा जाएगा कि भाई क्या करने पता गए चल थे? जाएगा क्या करने गए थे जब हमने तय कर लिया था। अब अगर ये सारे जाएं, यानी तहरीक इंसाफ के मेंबर्स भी, तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी भी ये जाएं, तो फिर ये पता चलाना मुश्किल हो जाएगा। अगर वोट थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं, 4-5 लोग खुफिया वोटिंग में अगर वोट स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ दे देते हैं तो फिर तो उनका पता चलाना भी मुश्किल हो जाएगा और ये खदशा भी मौजूद रहेगा। लेकिन जब तहरीक इंसाफ खुद और उसके इत्तेहादी नहीं जाएंगे तो फिर अपोजिशन को 172 का फिगर पूरा करना है वहां। लेकिन एक सवाल राज साहब, नंबर जो आप कह रहे हैं, क्या वोट डालना, अगर हुकूमत की साइड के जो लोग हैं वो बैठे रहें, उठ के ना जाएं, तो तब भी तो निशानदेही हो सकती है अगर अवाम में भी सब लोग मौजूद हों के, या फिर तरीकाकार क्या होता है? देखें, अगर वो ऐवान के अंदर मौजूद भी रहें तो उसके लिए कुछ आप ये कह सकते हैं कि तरीकाकार डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन सबसे जो सेफ तरीकाकार होता है वो तरीकाकार ये होता है कि आप वहाँ पर जाएं ना और कहें अपोजिशन को कि पूरे करें अपना 172 का फिगर। अब हुकूमत नहीं जाएगी, तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी नहीं जाएंगे, तो इनके पास अपना जो फिगर है वो तो है 162 का, और अमूमन हमने देखा है कि ये 162 का फिगर भी इनका पूरा नहीं होता। कई मौके ऐसे आए हैं जहां इनका फिगर रिड्यूस होकर 150, 148 तक का रह गया, और सेनेट में जहां इनकी अददी अक्सरियत है वहां भी अपना फिगर पूरा नहीं कर सके। तो ये 172 का फिगर स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ ये जो प्लान बना रहे हैं कि हम एक सरप्राइज दे सकते हैं, उस प्लान का भी एक तोड़ जो है वो सोचा जा रहा है। और हमारे जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि अगर तहरीक अदम एतमाद स्पीकर के खिलाफ आती है तो उसमें ये हिकमत अमली बनाई जा सकती है, ये एक फूल प्रूफ हिकमत अमली होगी। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अगर ये तहरीक अदम एतमाद आती है उसमें तो खुफिया राय शुमारी नहीं होगी, उसमें तो जाहिर है कि ओपन तरीके से राय शुमारी होगी। तो उसमें तो जिसने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ वोट देना है उसको सामने आना पड़ेगा, और वो सामने आएगा तो जाहिर है कि फिर वो खुफिया नहीं रहेगा, पता चल जाएगा कि अच्छा ये राज साहब, ये तो मामला जो है नंबर्स का था कि इस वक्त हाउस में कितने नंबर्स किसके क्या हैं और तरीक़ाकार क्या अपनाया जाएगा। लेकिन राज साहब, एक ग्रुप है, जब से जो मौजूदा सेटअप है, मौजूदा हुकूमत हो या इससे पहले हुकूमतें, यानी मुशर्रफ के बाद का टाइम, ऐसा हमने देखा कि हर हुकूमत को कहीं ना कहीं सहारा लेना पड़ा इत्तेहादियों का, और जो हुकूमतें थी वो सिंगल हैंडेडली नहीं बन पाई। इत्तेहादियों का बड़ा एक रोल होता है, और फिर इत्तेहादी जो हैं राजा साहब, ये प्रेशर ग्रुप का भी काम करते हैं, हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालेंगे। जिस तरह आपको याद होगा कि जब कोई फाइनेंस बिल पास होना हो तो इत्तेहादी नाराज़ हो जाते हैं, फिर वफूद जाते हैं, चाहे वो MQM के साथ जाकर मिलना हो, चाहे वो काफली के साथ मिलना हो, वफूद जाते हैं, मुलाकातें होती हैं। तो इसमें इन छोटे छोटे ग्रुप्स की बड़ी अहमियत होती है। अब एक ग्रुप है जहांगीर तरीन का ग्रुप, वो नाम ही उनके से मंसूब किया गया कि ये इनके बंदे हैं, ये इनके कहने पर चलते हैं।
खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, कुछ खबरें लॉन्च करवाई जा रही हैं कि शायद कहीं ना कहीं लोगों ने मशवरा दिया जहांगीर तरीन को कि हम नून लीग के साथ जाएं, और कुछ ने कहा कि हमें इंडिपेंडेंट ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट रहेंगे, उनका ख्याल था कि हमारा रेट ज़्यादा लगेगा। व्हेन यू से रेट, इसका मतलब ये है कि वही पॉलिसी है जो हमेशा से छोटे ग्रुप्स का वतीरा रहता है। ब्लैकमेलिंग करें, लोगों को बताएं कि जनाब हमारी वजह से आपकी हुकूमत है, अगर हम हट गए तो हुकूमत भी गिर जाएगी। यही वजह है कि छोटी जमातें, जो इत्तेहाद जिनके साथ किया जाता है, वो अपनी बातें मनाने में कामयाब हो जाती हैं। और अगर आज आप खबरें देखें, पंजाब में भी मजीद वजारतें दी जाएंगी और सेंटर में भी शायद कुछ एडिशन होने जा रहा है। और ये इसलिए किया जा रहा है कि अगर कहीं ना कहीं तहरीक अदम एतमाद आई तो हुकूमत इन ग्राउंड्स के ऊपर अपने इत्तेहादियों पर इत्तेमाद भी करेगी कि जनाब हमने तो आपकी मांगें पूरी कर दी, अब आपने हमारे साथ खड़े रहना है। जी राय साहब। देखें, एक तो तहरीक अदम एतमाद की करारदाद जमा कराने के लिए ये ज़रूरी है कि कम से कम 20% अरकान जो हैं, यानी पूरे ऐवान के 342 का जो फिगर है, इसके 20% अरकान उस करारदाद पर दस्तखत करें, तो तब तहरीक अदम एतमाद की करारदाद सबमिट करवाई जा सकती है। दूसरा, जिस दिन तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए, उसकी करारदाद जमा कराई जाए, ये ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन उसके ऊपर वोटिंग हो जाए। ये वोटिंग कम से कम यानी 3 दिन से लेकर 7 दिन, ये जो है तीसरे दिन से लेकर 7वें दिन, इसके दरमियान में होती है। 3 दिन से पहले नहीं हो सकती और 7 दिन के बाद नहीं हो सकती। ये इसलिए है कि ताकि स्पीकर इस करारदाद को ज़्यादा डिले ना कर सके, और ये इसलिए भी है कि ऐसा ना हो कि तहरीक अदम एतमाद अचानक ऑपोजिशन ले आए, यानी वो ये देखे कि अच्छा चले हम अचानक किसी दिन लेके आ जाएं तहरीक अदम एतमाद, तो ये तीसरे दिन से लेके 7वें दिन का जो दरमियानी अरसा है, उसके दौरान इसके ऊपर राय शुमारी होती है। अब जो जहांगीर तरीन का मामला जो आपने कहा है, जहांगीर तरीन ग्रुप का मामला, देखें जहांगीर तरीन ग्रुप की इनफरादी तौर पर सिर्फ इतनी हैसियत है कि वो कोई बहुत ही कलीदी किस्म का मौका है, कोई बहुत पेचीदा किस्म का मौका है, यानी बजट पास कराने का मौका है, या इंतखाबी इस्लाहात का बिल पास कराने का जो मौका था, या फाइनेंस तरमीमी बिल था, तो उस मौके पर ये अपना मसल तो दिखा सकते हैं। लेकिन तहरीक अदम एतमाद जैसा जो मामला है, वहाँ पर ये अपना मसल इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी के बगैर नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर काफ लीग जो कि इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करती है, वो ये कहती है कि हमने तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट नहीं देना, MQM जो इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करती है, वो ये कहती है कि हम तहरीक अदम एतमाद के हक़ में नहीं हैं और हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी तो सबको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट की एक जमात है, वो भी ये कहती है कि हम तहरीक अदम एतमाद में हुकूमत के साथ खड़े हैं। तो इसका मतलब यह है कि जहांगीर तरीन को और उनके ग्रुप को ये एक साफ मैसेज है, एक वाज़ेह पैगाम है कि इस्टेब्लिशमेंट इस तहरीक अदम एतमाद को किसी भी सूरत कामयाब नहीं होने देगी, चाहे जहांगीर तरीन का ग्रुप उल्टा भी लटक जाए। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट तो यहाँ तक भी कर सकती है कि दूसरों के, यानी अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया कि काफ लीग को, MQM को और बलूचिस्तान अवामी पार्टी को तहरीक इंसाफ से हटाना है, ये अगरचे गैर कानूनी काम होगा, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट चाहे तो वो हटा सकती है। तो इसलिए जब ये सारी पार्टीज़ जो इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करती हैं, वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हुई हैं और ये ऐलानात कर रही हैं कि हम तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहेंगे, तो इसका मतलब यह है कि जहांगीर तरीन और उनके ग्रुप का ये एडवेंचर, अगर वो ये एडवेंचर करें तो ये एडवेंचर मिस एडवेंचर में बदल जाएगा। एक तो जाहिर है कि जहांगीर तरीन के ऊपर केसेस हैं, उनके बेटे के ऊपर भी केसेस हैं, तो उनके लिए तो ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी नहीं होगी, मुकम्मल तौर पर वो एक्सपोज भी हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ के साथ जो उनका रहा साथ ताल्लुक़ है वो भी ख़राब हो जाएगा, और उसके बाद जिस किस्म के उनको मुकदमात का सामना है, तो अभी तो आप ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के ताल्लुक़ की वजह से, या बजट पास करवाने के हवाले से, या कौमी असम्बली में जो ज़रूरत होती है हुकूमत को मुख्तलिफ बिल्स पास करवाने के लिए, तो ये थोड़ा बहुत अपना मसल दिखा सकते हैं। फिर तो इनका मसल दिखाने वाला जो एक फैक्टर था, वो फैक्टर भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से कुछ खबरें लॉन्च की गई हैं, कुछ खबरें लीक की गई हैं, कुछ खबरें प्लांट की गई हैं, लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप उस वक्त तक इस तहरीक अदम एतमाद की हमायत नहीं करेगा जब तक इस्टेब्लिशमेंट से कोई इशारा ना हो, और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई इशारा नहीं है।
अगर कोई इशारा होता तो सबसे पहले काफ लीग ये कहती कि ठीक है हम तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट देंगे, MQM उनके पीछे पीछे होती है और बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी यही कहती कि ठीक है जी अब इमरान खान साहब से हमारा दिल भर गया है और हम तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट देंगे। इसका मतलब यह है कि इस्टेब्लिशमेंट मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहती है। अभी फ़िलहाल कोई सियासी अदम इस्तेहकाम इस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं करता जो इस वक्त पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं। तो ये एक दबाव की आप ये कह सकते हैं कि सूरत हाल तो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की अपनी तैयारी पूरी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत कॉन्फिडेंट हैं और एक दो वज़रा ने उनसे ये सवालात भी किए थे कि क्या ये इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त हमारी इत्तेहादी जमातों और अपोजिशन के दरमियान जो मुलाकातों का एहतमाम है ये कोई इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बड़े कॉन्फिडेंट थे। तो उनका कहना था कि कभी कभार इस किस्म का माहौल बन जाता है और बिटवीन द लाइंस उन्होंने बहुत कुछ कन्वे भी कर दिया कि इस तरह का माहौल बन जाता है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट को चाहती है कि हमारी हुकूमत गिर जाए या ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए। और ख़ुद हुकूमती रहनुमाओं को, प्राइम मिनिस्टर को भी पता है कि उनके इत्तेहादियों में से ज़्यादातर इत्तेहादी ऐसे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के इशारे के बगैर सवाल ही नहीं पैदा होता कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएँ। तो इस वक्त तो तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर पूरा करना बहुत ही मुश्किल और तकरीबन नामुमकिन है अपोजिशन के पास, ख़ास तौर पर चूँकि ये ओपन राय शुमारी होनी है। तो ओपन राय शुमारी में तो अपोजिशन किसी भी सूरत नंबर पूरे नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें ख़रीदो फ़रोख्त का जो चांस है वो फिर ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि जो बिकेगा वो फिर सामने आ जाएगा और किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो सरेआम ये कहे कि अच्छा मैंने वोट इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ देना है या इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ देना है और मैंने फ्लोर क्रॉस करना है। तो इस पूरी सिचुएशन में जो एक डेस्परेशन है हमें नज़र आ रही है अपोजिशन की, जिसमें वो ये भी कह रहे हैं कि जब तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर पूरा होगा तो उस वक्त हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आ जाएंगे। और साथ इस्टेब्लिशमेंट के हवाले दे रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये नंबर पूरा नहीं होने देगी। तो इस्टेब्लिशमेंट नंबर पूरा नहीं होने देगी से मुराद उनका ये है कि जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो तमाम इत्तेहादी हुकूमत से इस्टेब्लिशमेंट ज़बरदस्ती अलग कर दे और हमारे साथ शामिल कर दे। तो ये भी अनफेयर होगा अगर इस्टेब्लिशमेंट ऐसा कोई इकदाम करे। तो इसलिए लगता नहीं है कि ये तहरीक अदम एतमाद आएगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये भी बड़े घाघ सियासतदान हैं जो अपोजिशन के आपके सियासतदान हैं। ये कभी भी तहरीक अदम एतमाद लाकर अपनी सुबकी नहीं करवाएंगे जब तक इन्हें 100% यकीन ना हो कि इनके नंबर पूरे हो जाएंगे। और ज़ाहिर है कि नंबर पूरे नहीं होंगे तो इसलिए तहरीक अदम एतमाद आने का इम्कान भी बहुत कम है। अगरचे मियाँ नवाज शरीफ ये कहते हैं कि फेब में ही तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ, जो मर्ज़ी करें आप, मुस्लिम लीग नून के टिकट्स की यकीन दहानी करवाएँ अगर करवा सकते हैं। उसके बदले में अगर कुछ लोग टूट सकते हैं, कुछ लोगों की ज़िम्मेदारी आसिफ अली जरदारी को दी गई। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान का जो टास्क है वो आसिफ अली जरदारी को दिया गया कि वहाँ से कुछ लोगों को आप तोड़ें या ख़रीदो फ़रोख्त करें। इसी तरह जनूबी पंजाब से तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान हैं जो हुकूमत से अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करते रहते हैं, तो उनको भी कोई लालच वगैरह देने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास कोई ऐसी इत्तला नहीं है। ज़ाहिर सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको रिपोर्ट करती हैं, कोई ऐसी इत्तला नहीं है कि अपोजिशन को कोई ऐसी कामयाबी मिली हो कि हुकूमत के इत्तेहादी या हुकूमत के नाराज़ अरकान, हुकूमत का जो एक हम ख्याल ग्रुप है और जहांगीर तरीन ग्रुप, ये जो चारों बड़े ग्रुप्स हैं, इनमें से किसी एक ग्रुप ने भी अपोजिशन को कोई यकीन दहानी करवाई हो कि वो तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट देंगे। राय साहब, लेकिन ये बातें बिल्कुल ठीक लगती हैं जब आप शहबाज शरीफ को सुने, बाकी लोगों को सुने कि हमें ग्राउंड बनानी पड़ेगी, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। लेकिन मरीम नवाज़ वही बात कर रही हैं जो उनके वालिद साहब कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब। वो ये कहती हैं कि अदम एतमाद का रिस्क लेना चाहिए, अवाम अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं। अब पता नहीं ये कौन सी अवाम में रहती हैं और किस अपोजिशन की तरफ देखा जा रहा है। वो ये कहती हैं कोई इनके लिए आवाज़ उठाए जबकि तहरीक अदम एतमाद ऐसा ही एक रिस्क है जो लेना चाहिए। और फिर उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही हैं, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद पे हम बात कर रहे हैं। अब मरीम नवाज़ किस हैसियत से ये बात करती हैं? वो तो पार्लियामेंट में भी मौजूद नहीं है, और शायद लोग, मैं तो हमेशा से क्रिटिक भी रहा हूं कि वो ताकतें जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, इवन के फजल रहमान साहब वो भी पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन वो भी बात करते हैं तहरीक अदम एतमाद की, शायद वो एक आधी जो सीट है उससे हवाले से। फिर उन्होंने काफ़ी कड़ी तनकीद की
इमरान खान के ऊपर, गैर मुल्की दौरों का हवाला दिया, बंद कमरे में रहने की वो बात कर रही हैं। आज राय साहब, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे जो लगी कि वो अदालत गई थी अपनी अपील की समाअत, लेकिन अदालत के बाहर उन्हें एक मौका मिल गया और 70 मिनट्स उन्होंने जो है वो वहाँ पे गुफ्तगू की, और पता नहीं उसके बाद उनका कितनी डिटेल वो अपना इंटरेक्शन उनका मीडिया के साथ भी रहा। फिर वो ये भी बात करती हैं कि इमरान खान को लंदन भागने नहीं दिया जाएगा। मुझे तो खैर ये स्टेटमेंट के बाद हंसी आई कि भागने वाला इमरान खान है या भागने वाले कोई और थे जो भाग चुके। जी राय साहब। कुछ तो भाग चुके, कुछ ने भागने की कोशिश की। शहबाज शरीफ को लाहौर एयरपोर्ट पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, आप कह सकते हैं, छापा मार कार्रवाई में रुकवाया। हम सबको याद है, वो वीडियो देखी होगी आपने भी, हमारे व्यूअर्स ने भी, कि किस तरीके से शहजाद अकबर को ऑर्डर दिए गए कि आप इमिग्रेशन हुकाम को ये पैगाम पहुंचाएं इमरजेंसी हंगामी कि शहबाज शरीफ को बाहर ना जाने दिया जाए, वरना शहबाज शरीफ ने तो एक ही दिन के अंदर टिकट कटवा के लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ ले लिया था और वो लंदन भाग रहे थे। और वो लंदन चले जाते तो वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए यहाँ थोड़ी सियासत आसान हो जाती, लेकिन उनसे उनका जो एहतसाब का एक नज़रिया था, एहतसाब का जो उनका दावा था, उस नज़रिए को, उस दावे को थोड़ी सी ठेस तो पहुँचती, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए सियासत आसान हो जाती। लेकिन उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको लंदन भागने नहीं दिया। फिर मरियम नवाज़ ने पूरी कोशिश की लंदन जाने के लिए। एक उन्होंने कहा कि मेरी छोटी सी सर्जरी होनी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती, सिर्फ लंदन में हो सकती है। और वो बात कहने का मकसद ही ये था कि उस वक्त पसे पर्दा कुछ बातचीत चल रही थी और मरियम नवाज़ एक ग्राउंड बना रही थी कि ताकि मैं कल जब लंदन चली जाऊंगी उस डील के नतीजे में, तो मैं कहूं कि मैं भी सर्जरी करवाने जा रही हूं। और फिर इन तीनों ने इलेक्शन तक वापस नहीं आना था, इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले इन्होंने वापस आने की कोशिश करनी थी, और वो भी एक माहौल को देखते हुए कि माहौल क्या है, माहौल हमारे लिए साजगार है या नहीं है। और अभी भी मरियम नवाज़ की ये कोशिश है, उनकी ख्वाहिश है कि उनको लंदन जाने की इजाज़त मिले और वो लंदन जाएं। और जो मियां नवाज शरीफ के दोनों बेटे हैं वो ज़ाहिर है कि लंदन में हैं, और 3 मरतबा ये फैमिली यहाँ पे हुक्मरान रही है। लेकिन उन दोनों बेटों के मुतल्लिक बात करें कि वो कुछ केसेस के अंदर उनकी, आप ये कह सकते हैं कि उनसे तहकीकात भी होनी थी और वो मतलूब भी थे, लेकिन वो कहती हैं कि वो वापस नहीं आएंगे क्योंकि पाकिस्तान के सिटीज़न नहीं हैं। वो पाकिस्तान के सिटीज़न नहीं हैं, लेकिन उनके वालिद गिरामी जो हैं वो 3 मरतबा पाकिस्तान के हुक्मरान रहे हैं और चौथी मरतबा हुक्मरान बनना चाहते हैं। उनके जो चाचू जान हैं वो कितनी मरतबा चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और अब उनकी हमशीरा मरियम नवाज़ भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हैं। तो ये आप ज़रा फैक्ट्स जो हैं वो अपने जहन में रखें। फिर जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के मुतल्लिक एक सवाल हुआ आज मरियम नवाज़ से, और ये वही मरियम नवाज़ हैं जिन्होंने ये कहा था कि मैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के गुनाह में शरीक नहीं थी। यानी उन्होंने इस एक्सटेंशन को गुनाह करार दिया था, और ये एक्सटेंशन जो थी, यानी उसकी जो हमायत की गई थी, ये मियां नवाज शरीफ की जानिब से डायरेक्टिव्स दिए गए थे। हम सबको पता है, अपने पार्टी रहनुमाओं को, कि आप सब ने पार्लियामेंट में जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत में वोट करना है। तो इसका मतलब है कि वो जो गुनाह था वो मियां नवाज शरीफ ने बराह रास्त किया था, और मरियम नवाज़ बड़ा मासूम बनने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब जब उनसे सवाल किया गया कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के मुतल्लिक कुछ इतलात फैल रही हैं कि मुमकिना तौर पर उनकी एक्सटेंशन हो सकती है, तो क्या नून लीग इस एक्सटेंशन की मुखालफत करेगी या हमायत करेगी? तो अगर मरियम नवाज़ उस एक्सटेंशन को गुनाह समझती थी तो अभी तो फिल फोर उनको 1 सेकंड ही लगाना चाहिए था और उनको कहना चाहिए था कि नहीं, हम इस एक्सटेंशन की मुखालफत करेंगे। जाहिर है कि उन्होंने पहले कहा था कि एक्सटेंशन की हमायत एक गुनाह था, तो अब क्या वो दोबारा गुनाह करना चाहते हैं? तो जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने इस सवाल का जवाब पहले टाल मटोल करने की कोशिश की कि सवाल का जवाब न दें, फिर कहा कि ये कब्ल वक्त सवाल है, और जब ये सवाल उस वक्त आप मुझसे पूछिएगा कि जब उनकी एक्सटेंशन का फैसला हो जाए। और उसके बाद, यानी ज़ाहिर है कि सहाफ़ी होते हैं तो वो सवाल के बाद कुरेदते हैं, उसकी जुज़ियात में जाते हैं। तो मरियम नवाज़ से बार बार घुमा फिरा कर ये सवाल किया गया, लेकिन मरियम नवाज़ के चेहरे पर जो शर्मिंदगी के तासुरात थे वो बड़े वाज़े थे। तो इससे ये भी तासुर मिलता है
कि मरियम नवाज को पता है कि शहबाज शरीफ इस वक्त ताकतवर हलकों से किस किस्म की डील लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से वो कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती थी कि जिससे ताकतवर हलके कोई नाराज हों या उनको कोई ऐसा पैगाम जाए, कोई मनफी पैगाम जाए। इसलिए उन्होंने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की मुखालफत का ऐलान नहीं किया। तो इनको जिस वक्त जो बयानिया सूट करता है ये वही बयानिया अपना लेते हैं। आज से 3 महीने पहले तक ये जनरल बाजवा के खिलाफ ये कहते थे कि हम उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे आर्टिकल 6 के तहत जब हम दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। लेकिन अब उनकी एक्सटेंशन की मुखालफत की बात भी नहीं कर रहे, बल्कि ये कह रहे हैं कि कबल वक्त है ये मामला। और पसे पर्दा तो हम सबको पता है कि जब DGISI की तैनाती का मामला आया था तो पार्टी के सतह पर यह फैसला हुआ था कि अब हम सब ने ये स्टेटमेंट देने हैं कि DGISI की तैनाती असल में आर्मी चीफ का इस्तेहकाक है, प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये बड़ा गलत काम किया। हालांकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो GHQ की जानिब से नाम अनाउंस किया गया था उसी नाम की मंजूरी दी और फिर बाद में DGISI भी वही जनरल नदीम अंजुमी तैनात हुए। लेकिन उस वक्त भी इनको वो बयानिया सूट कर रहा था कि जनरल बाजवा की हमायत करें, तो इन्होंने वो बयानिया अपना लिया। तो ये नाम नेहाद बयानिए जो हैं वो अपनाते भी रहते हैं, फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको ज़मीन बोझ कर देते हैं, दफन कर देते हैं। तो इस तरह के सियासी ड्रामे ये करते रहते हैं। बिल्कुल राय साहब, ये ड्रामे हमने तो 1.5 साल पहले फिल्म का जिक्र किया था, फिर ऑस्कर अवार्ड्स आपने बहुत सारे लोगों को दिलवाए और ये ड्रामे होते रहेंगे। और इसका ड्रॉप सीन मेरा ख्याल है कि कुछ दिनों में हो जाएगा। ये लॉन्ग मार्च शुरू होगा, एक ख़त्म होगा और फिर ये ज़्यादा एक्सपोज हो जाएंगे। व्यूअर्स, ये आज का शो था। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।